थोड़ा सा ऑनलाइन वालों को भी मुझे इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे ना 4 A4 शीट सप्लाई करी है। अब मैं क्वेश्चन डिक्टेट करूंगा, उसके बाद अच्छा फोन कहाँ है, सबके फोन निकालो और फोन में एक 10 मिनट का टाइमर सेट कर लो, या चलो अभी के लिए 12 मिनट का टाइमर सेट करो। अभी स्टार्ट मत करना, जब मैं बोलूं तो स्टार्ट का बटन आप दबाएंगे। 12 मिनट का टाइमर मुझे फोन में चाहिए, ठीक है? 12 मिनट का टाइम, बैठो बैठो फटाफट बैठो, टाइम नहीं है। 12 मिनट का टाइमर, आप टाइमर अभी खोल के रख दीजिए, दोबारा भी सेट कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ने का आपको समय ऐसे दे रहा हूं कि मैं आपको क्वेश्चन, बंद करो उसे टाइमर को, मैं क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूं पहले, तो आप क्वेश्चन नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद आप वो टाइमर ऑन करेंगे 12 मिनट का, एंड यू विल राइट एन आंसर। जो समझ में आए लिख देना, जो समझ में आए, जौन सा तीर जौन सा रॉकेट उड़ाना है उड़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं आंसर लिखवाऊंगा जो आप नोटबुक में डालेंगे, जो मैं सैंपल आंसर, और उसको अपने आंसर से मैच करना कि हम कहाँ कमी रह गए, और वेदर वी वर एबल टू कंप्लीट इट और वेदर वी वर नॉट एबल टू कंप्लीट इट, क्या क्वेश्चन समझ में आया भी कि नहीं आया। उसके बाद उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, उसका आंसर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी? समझ में आई ये बात? तो क्वेश्चन लिखते लिखते ही लिखवाने की प्रक्रिया में समझना है, उसके बाद कोई टाइम नहीं है, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही होने वाला है। एग्जाम में तो लिखना नहीं है क्वेश्चन, एग्जाम में तो पढ़ना ही है और झट जो समझ में आया लिख देना है। अंडरस्टूड है? ठीक है जी। तो अभी क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे, फिर टाइमर स्टार्ट करेंगे 12 मिनट का, राइट? ये ऑन है ना? ठीक है, चलो जी। क्वेश्चन नंबर है 11, आई थिंक 10 हम पहले कर चुके हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर है 11। ऑनलाइन जनता पॉज कर लेना लेक्चर को। इफ यू डू नॉट डू दिस एक्सरसाइज, खैर अपने आप को धोखा दोगे, मैं तो लाइक हाउ डू आई, even though I am concerned, but still I can't do much about it. तो क्वेश्चन लिखने के बाद whatever instruction that I give you, Rajesh filed a suit against Meena, the widow of his late brother, for declaration of title to her property possession, arrears of rent and mean profits. क्वेश्चन साथ साथ ही समझ लेना लिखते लिखते, ये नहीं कि जस्ट प्लेन लिख रहे हैं, जरा थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लेना। Rajesh filed a suit against Meena, the widow of his late brother, for declaration of a title to property possession, arrears of rent and mean profits. The court decreed the suit in Rajesh's favor on 5/9/1983. Now, as soon as a date is given to you, always remember that there may be an aspect of limitation that you have to consider. Maybe, shall नहीं है, maybe है, तो दिमाग में खटकनी चाहिए कि that there is some timeline that is now starting, अगर if the question develops more on that timeline. 3 days after the decree, Rajesh sold the property to Vishal. क्या समझ में आया? 3 प्लेयर है। पहली बात तो राजेश है, मीना है, एक पहले एक आदमी था जो राजेश का भाई था, जो कि टाटा हो चुके हैं। राजेश जी ने मीना के अगेंस्ट फाइल करा एक सूट। 3 days after the decree, राजेश sold the property to विशाल। राजेश के फेवर में डिक्री आई, राजेश वॉज फ्री टू डू वट एवर ही वॉन्टेड, करेक्ट? ही हैज सोल्ड इट टू विशाल। मैंने यहाँ नाम लगा दिए, दिस इज एन एक्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम डीजीएस मेंस, वहां नाम नहीं देता है, मतलब इस क्वेश्चन में नाम नहीं थे। आई हैव मेड योर लाइफ स्लाइटली इजियर बाय पुटिंग इन नेम्स, वहां यही होगा ABCD। अगली क्लास में जब हम ऐसी वाली इस टाइप की क्लास में आएंगे तब नाम भी नहीं होंगे, ठीक है? टू इंटेंशनली कंफ्यूज यू। Meena then filed an appeal against the decree. During the pendency of the appeal, Vishal was impleaded as a respondent under 22 Rule 10 of CPC since the suit property had been assigned to him by Rajesh. क्या ये बात क्लियर है? क्या हुआ यहाँ पे? फैक्ट समझ लो। राजेश वर्सेस मीना, डिक्री आई राजेश के फेवर में, राजेश ने सूट प्रॉपर्टी बेच दी विशाल को, मीना चली गई है अपील में। यहां तक ये कहानी क्लियर है? भाई डिक्री आई थी, वो दौड़ के बेच गया और वो दीदी चले गई ऊपर। तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन कहां फंस रहा होगा? खैर चलो कॉमन सेंस से डिड्यूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन वैसे यही कि विशाल के राइट्स के बारे में क्या, विशाल को कैसे फंसवाओगे इस केस, पूरे केस के अंदर? अपील तो चली गई और ओरिजिनल लिटिगेशन में तो विशाल है ही नहीं,
राइट? समझ में आई सिचुएशन थोड़ी सी? चले Subsequently, Rajesh filed an application seeking to dismiss the suit as not pressed. क्वेश्चन लिखना नोटबुक में, सुनो, क्वेश्चन लिखोगे नोटबुक के अंदर, आंसर लिखोगे इसके अंदर। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर मैंने स्क्रॉल कर दिया है, इधर कहीं आगे आके बैठो, कहीं इस साइड से कहीं आगे बैठो ताकि पड़ोसी के साथ कंसल्टेशन कर सको। यहाँ गंभीर जी के साथ तुम्हारी दोस्ती है ना, तुम इधर आ जाओ, इसको कॉपी करो वहां से, कहीं से कुछ कॉपी करना उसका। ये क्या तुमने जुडिशियल सर्विसेज की टी शर्ट डाली? अच्छा नहीं, पीछे पीछे कुछ जूस वूस लिखा था, मुझे जुडिशियल सर्विस दिखाई दे रहा था। चलो, ओरिजिनल लाइंस, ऊपर की लाइंस, अपनी नोटबुक जो है क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन वाली वो निकालो। अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, क्वेश्चन आराम से लिखो उससे और काम करो। क्या यहां तक कहानी समझ में आई? क्या यहां तक कहानी समझ में आ गई? ठीक है, ओके। Subsequently, Rajesh filed an application seeking to dismiss the suit as not pressed, stating that he had reached a compromise with Meena and wished for the compromise to be recorded. ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? Subsequently, Rajesh filed an application seeking to dismiss the suit as not pressed. What do you mean as not pressed? He wishes to withdraw. But how will he withdraw? He's already in appeal. है कि नहीं? ठीक है. Stating that he had reached a compromise with Meena and wished for the compromise to be recorded. और ऊपर से ये तो प्रॉपर्टी बेच चुका, प्रॉपर्टी बेच गए सर। ऋषिता जी रजिस्टर में लिखेंगे क्वेश्चन और उसके बाद लिखेंगे अपना सैंपल आंसर जो समझ में आए। बेयर एक्ट आपके सामने, ताने एक काम करो, इनको क्वेश्चन के वो, अच्छा चलो खैर इनको लिखने दो क्वेश्चन। अब किसी और से या तो पहली वाली शीट का कुछ इंतजाम करो तो इनको क्वेश्चन पकड़ा दो ताकि पीछे ना रह जाए। अभी मैं करता हूँ इसका इंतजाम। नहीं, कोई फोटो वोटो नहीं क्लिक होगी। मैं आज आखिरी बार क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ इसलिए ताकि आपके पास समय है इसको अभी लिखते लिखते समझिए। और ये पहली स्किल है। क्या स्किल चाहिए पेपर टैकल करने में? ये क्वेश्चन तो समझ में आए कि सर यहाँ हो क्या रहा है, राइट? आंसर तो बहुत बाद में लिखेंगे। आंसर राइटिंग इज नॉट, मतलब कोई मास्टर क्लास एज सच नहीं है कि बहुत ज़्यादा बहुत शानदार, जो समझ में आएगा आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन तो समझ में आए। समझ में आए यहाँ पे हुआ क्या है? राजेश जी ने, अब ये आवाज़ एग्जामिनेशन हॉल में नहीं रहेगी, ये वाली टिप्पणी, ये आप ही को समझना है। राजेश जी ने मीना जी पे, जो कि उनकी भाभी हैं, उन पे केस डाला है कि निकल? राजेश जी केस जीत गए हैं। केस जीतने के बाद उन्होंने प्रॉपर्टी बेच दी है एक दूसरे हीरालाल को, और वो जो विशाल जी जो आए हैं उनके खिलाफ, उनके रादर सूट में ही मीना जी अपील में चली गई हैं। राजेश जी कह रहे हैं कौन सी अपील? वी हैव सेटल्ड द सूट बाय, यही कह, यहाँ पे यही हुआ है अभी तक। अच्छा, विशाल अपोज द एप्लीकेशन आर्ग्यूइंग दैट एज अ ट्रांसफरी पेंडेंट डिलाइट ही हैड अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन मेंटेनिंग द डिक्री। He has a vested interest in maintaining the decree, क्योंकि अगर डिक्री मेंटेन होगी तो राजेश के फेवर में टाइटल रहेगा, और अगर राजेश के फेवर में टाइटल रहेगा तो विशाल तो खुश है। करेक्ट? तो कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो कॉम्प्रोमाइज के अंदर हेलो क्वेश्चन से ना आर्ग्यू कर देना। ये उन्होंने सिचुएशन बना के उन्होंने दी है, फिक्शनल सिचुएशन है,
नहीं नहीं नहीं, अच्छा कॉम्प्रोमाइज में मैं तुम्हारे को काउंटर दे सकता हूँ वगैरह, कॉम्प्रोमाइज में से क्या पता प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा वापस दे रहा हो जी। क्वेश्चन जानबूझ के, इट इज अ 10 मार्कर, क्वेश्चन जानबूझ के गया ही नहीं उस डिटेल के अंदर। विशाल कह रहा है नहीं, ये किस बात की एप्लीकेशन लगा रहा है, टू डिसमिस द सूट। आई वॉन्ट द डिक्री टू बी मेंटेन्ड। नाउ चलते हैं आगे, ठीक है। Arguing that as a transferee pendant light, he had a vested interest in maintaining the decree. Rajesh, however, contended. अब लिखो, यहाँ तक आ गए, कहानी समझ में आई है, थोड़ी बहुत कहानी समझ में आई है, ठीक है। ऋषिता जी आपने कहाँ से लिखना शुरू करा है? सब्सिक्वेंटली से। तो अब इतना हिस्सा है तो किसी से या तो पेज उधार ही लो, किसी ने जो लिखा है कहीं से, कोई किसी ने शीट्स पे लिखा है, कोई पहली शीट है किसी के पास जो दिखा सकता है उनको, अदरवाइज आई विल मूव ऑन। चलो एक काम करते हैं, पहले ये सब्सिक्वेंटली के बाद क्वेश्चन कंटिन्यू करो फिर देखते हैं, ठीक है। यहां तक आ गए, ओके। That under 23 rule 1 of the CPC, he had the right to compromise the suit with Meena and could not be compelled by any other party to continue prosecuting the suit. Decide on Rajesh's application to dismiss the suit. ठीक है जी। सीपीसी चाहे जितनी मर्जी और थ्योरी में मेरे साथ अगले 1 साल और पढ़े रहो, वही वाले ऑब्जेक्ट ऑफ द सेक्शन, इलस्ट्रेशन, ये वो, मार डालेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 आउट ऑफ 2 दैट वर गिवन। मैंने अभी, मैं सेकंड पे नहीं जा रहा, पहले पहले वाला करके देखते हैं, ठीक है। 3 घंटे का पेपर है, बेयर एक्ट आपके सामने पड़ी है, लीगल प्रोविजंस आपको दे दिए। अब सुनिएगा, दिमाग में जो आए ना, जो जॉन से स्ट्रक्चर में आए, फोन में टाइमर सेट करो 12 मिनट का और देखो क्या होता है, देखो क्या होता है। यहां तक हो गया सबका? तो मैं पीछे वापस कर दूं तो ऋषिता जी लिख लेंगी क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन लिख लिया? लिखा क्वेश्चन, ठीक है। एक बार दोबारा पढ़ना है दोबारा पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखने से पहले 12 मिनट का टाइमर सेट करना और जिस टाइम टी 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 हो बंद कर देना, ठीक है। ऋषिता जी क्वेश्चन पूरा करके, क्वेश्चन पूरा करके इंस्ट्रक्शन फॉलो करें और लिखें। टफ क्वेश्चन है इन द सेंस, अगर पेपर में ऐसा भूत सामने प्रकट हो और बिल्कुल कुछ ना समझ में आए, गेस व्हाट विल यू डू? लीव इट। और क्या है, अब आपके सामने पड़ा है, अब आपको जो आर्ग्यू करना है अब आप करिए। मैं जा रहा हूं 12 मिनट की छुट्टी पे, और अब 12 मिनट के बाद मिलते हैं।
रजिस्टर में आंसर मत लिखना, रजिस्टर में मत लिख, रजिस्टर में मैं लिखवाऊंगा ताकि वो एक डेकोरम मेंटेन रहे, वो अपनी शीट में लिखना है, इसलिए मैंने सप्लाई किया। अभी बुकलेट छपवाने को दे दी है, फिर आगे से बुकलेट में लिखोगे थोड़े टाइम बाद। ऑनलाइन बैच भी पॉज कर लीजिए, लेक्चर भले ही करना है 12 मिनट, ठीक है। अलग शीट में लिखना, रजिस्टर में मैं सैम्पल आंसर अभी आपको लिखवाऊंगा, वो बाद में लिखेंगे, लेकिन 12 मिनट तो आपको करना है, ठीक है। जो समझ में आता है लिखना शुरू करो, जो पल्ले पड़ता है, जहां से मर्जी, जैसा एग्जाम में होगा मैं चाहता हूँ वैसे ही। I won't mark you. We'll just then see. I won't mark you. I'm not judging you. I'm trying to demonstrate. मैं सिर्फ आज 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा। और अब से ट्राई करेंगे कि हर 10 दिन में एक ऐसी एक्सरसाइज होती रहे। क्या हुआ, लिख क्यों नहीं रहे हो? टाइम कहाँ है? कर टाइम नहीं है।
टाइम अप हो गया? नहीं हुआ? अनन्या का हुआ? चलो चलो करो। जितनी हंसी आ रही है ना अभी, पेरेंट्स को जवाब देते देते सूख जाती है। कितना हुआ? 3 सेकंड के लिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हो गया? मोस्टली अब 1 बाय 1 आई थिंक सबका टाइमर हो जाना चाहिए। इस लेवल के क्वेश्चन के जहाँ पे लीगल प्रोविजंस मेंशन है, इतना टाइम से अगर आपने ऊपर लगाया तो पेपर नहीं पूरा होगा। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि ये है। अब नाउ खैर अभी 1-2 लोग और ज़रा ज्वाइन कर ले। जितेंद्र कितना टाइम रह गया? चलो करो जी। अक्षत हो गया? अंजलि जी कहाँ रह गए? ठीक है। विष्णु कहाँ पहुँचा है? पहुँच रहे। चलो पहुँचो। अगले से अगले हफ्ते आप एक दिन मन बना के आइएगा कि अगले से अगले, मैं बोल रहा हूँ अगले नहीं, कि आपको तकरीबन 1.5 घंटा सिर्फ़ और सिर्फ जितने भी हमने टॉपिक करें, मैं अलग अलग क्वेश्चंस टाइप्ड आउट दूंगा और आपको बैठ के यहीं पे लिखने हैं। और ये काम अब आप रेगुलर बेसिस पे सीपीसी में करते ही चले जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास इतना कंटेंट है कि आप मेरे को ये कह सकते हैं कि ये तो आपने कराया नहीं, और ना मैं आपको कह सकता हूँ कि अभी हुआ नहीं। अब जैसे सीआरपीसी की एडिशन होगी, फिर हम उस सब्जेक्ट को भी ऐसे ही पकड़ लेंगे। सो दिस इज़ द ओनली वे टू गो, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस दिस। ठीक है, हो गया। अब जिसका जहाँ पे है रोक लो, कोई फ़र्क नहीं है। दिस इज़ जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर ऑफ एज टू नाउ। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल स्पेशल सूट्स में हमारा ऑर्डर 34 बचा हुआ है, वो मॉडगेज वगैरह वाला। आप कर लीजिए, जितनी पेचीदगी में जाना चाहते हैं चले जाइए, कुछ नहीं होगा पेपर के अंदर। मुसीबत ही है वो, तो मतलब हम उसको जाके नहीं बोल सकते ना कि मैं तो पढ़ के आया हूँ जी, 1.5 साल में तो सीपीसी में निकाल दिए थे। नहीं होगा, पेपर यहाँ से है।
पेपर यहीं से है. Pointer number 2, you won't be able to tackle all questions in the paper or all situations in the paper by default. There are some situations you have to be mentally prepared, impromptu आएंगी. So get out of that semester बच्चों वाला logic, you know, कि जो पढ़ा है बस उतना आ जाए and that's it. ऐसा ये स्टाइल ऑफ पेपर में होगा नहीं, राइट? अब एक टॉपिक लिस्ट, एक याद है हम एक टॉपिक लिस्ट बना रहे थे जिसमें हमने स्टैंडर्ड सेट ए के टॉपिक लिस्ट हो गई. कौन सी हो गई? जो जो 2 प्रोविजंस दी थी ये फिक्स हो गई. आज हम एक टॉपिक पे वापस लौटेंगे. तो ये आपको ऐसी सिचुएशन चाहे बहुत और इलैबोरेट भी बन जाए, टॉपिक यही है. अपील के अंदर आदमी बदल रहा होगा, इसके अंदर एक्चुअली स्पीकिंग राजेश का रोल खत्म हो गया डिग्री के बाद, बेच गया वो तो प्रॉपर्टी. विशाल जी आ गए ना वहां पर. ऐसी एक सिचुएशन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम. ठीक है, जैसे अब एक सिचुएशन सीपीसी पे बन गई प्रॉपर पार्टी नेसेसरी पार्टी की डिस्टिंक्शन. एक सिचुएशन बन गई कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा ऑर्डर टू रूल 2 वाली. ये फिक्स्ड टॉपिक्स हैं. रादर देन यू गोइंग इनटू लेट अस से इंडिजेंट पर्सन के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, नहीं जरूरत है. लेकिन पता होना चाहिए. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, बोथ फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस, पता होना चाहिए टॉपिक के बारे में. Do not go into unnecessary details where it is not required by the examination, because it is, I would say, it is not worth it to go to those levels. लेकिन टॉपिक करा होना चाहिए कि हाँ भाई साहब अब उसने इंडिजेंट पर्सन बोला और कह ये कौन है, ये कहाँ, ये तो हमें कराया नहीं कभी. ये नहीं, ये हालत नहीं होनी चाहिए. ठीक है जी, चलें अब अपना मेन रजिस्टर खोल लीजिए. अब आइए इसके सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो मेन रजिस्टर में जैसे अपने फॉर्मल आंसर्स जो हमने जो लिखे हुए हैं उसी में कंटिन्यूएशन में वो चल जाएंगे. ये कहीं फेंकने नहीं है, इसका भी रिकॉर्ड रखना है, साइड वालों का भी. अभी मैं बुकलेट्स आपको बनवा के दे दूंगा, उसके अंदर आप लिखते ही चले जाएंगे. जितना लिखेंगे उतना बेटर हो जाएंगे. ठीक है, अच्छा चलिए. अब ये देखिए, सुनिए, दिस इज नॉट द परफेक्ट आंसर. एग्जामिनेशन में जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, पहली बात हमें सिर्फ एक एक्सोस्केलेटन हमारे दिमाग में होना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ इस क्वेश्चन में. लैंग्वेज हर बार बदल जाएगी. ठीक है, लैंग्वेज हर बार. तो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ कि मैंने ऐसा ही वर्ड टू वर्ड क्यों नहीं लिखा. वो हर आदमी का यूनिक आंसर है. नंबर लीगल रीजनिंग के हैं और थोड़ी डिसेंट लैंग्वेज के हैं. ये नहीं कि आप लप्पा मारना शुरू हो गए, उससे कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, अब मैं इसको हमेशा से, मतलब मेरी ये आदत है, you can follow this as well. The issue at hand is whether Rajesh, the original plaintiff, can unilaterally seek to dismiss the suit as not pressed. अब ये as not pressed में अगर आपको दिक्कत आई ना, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन कभी सुना ही नहीं, नॉट व्हाट यू मीन नॉट प्रेस्ड, तो विड्रॉल के ऊपर क्वेश्चन है. अब ये आप यहाँ पे टकर गए तो इन द सेंस आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएगी, भाई हाँ भी शुक्र है यहाँ पे ही मेरा काम हो गया. और दूसरी बात, ना समझ में आए तो प्रोविजन से डिड्यूस करने की कोशिश करिए कि ये क्या बोल रहा है. विड्रॉल के ऊपर ही क्वेश्चन था, उसने तो वैसे भी आपको मार्कआउट भी करा दिया कि क्या क्वेश्चन है. आफ्टर रीचिंग अ कॉम्प्रोमाइज विद मीना, इवन दो विशाल ट्रांसफरी पेंडेंट लाइट हैज बीन इंप्लीडेड इन द अपील एंड अपोजेस द डिसमिसल. मैंने 2-3 लाइन के अंदर ऐसे इसको सम अप कर दिया है केस को. द इशू एट हैंड इज, नाउ यू कैन राइट दिस इन एनी लैंग्वेज एज यू सो विश, अप टू यू. तो इसको एज अ सैम्पल नोट इट डाउन इन योर रजिस्टर, जस्ट सैंपल को, और इसको ऊपर को अंडरलाइन कर लेना दैट यू कैन यूज दिस एज एन ओपनर. जैसे अक्षय जी ने मुझे कहा था ये समझ नहीं आ रहा कि कहां से ओपन करें, तो यहां पे आप इन सिचुएशंस को ऐसे ओपन कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज वन वे. अच्छा, एग्जाम में बिल्कुल ही ना याद आए, कोई बात नहीं, डरने घबराने की जरूरत नहीं, जैसे इच्छा करे वैसे ओपन करें. लेकिन दिस इज वन ऑफ द गुड वेज दैट यू कैन स्ट्रेट अवे गो टू द हार्ट ऑफ द इशू. और ऐसे आप 10 आंसर ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये 11वां है, राइट. तो पहले था टू डेटरमाइन, मैंने टू डेटरमाइन करा था, आज मैं यहाँ से शुरू हो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं. जैसे जैसे आपकी इच्छा हो, क्योंकि एग्जाम में, और ये यूट्यूब पे जितना भी एडवाइस है, हाँ बिल्कुल बहुत शानदार और बहुत अच्छा एडवाइस है, बट याद रखिएगा किसी के पास कोई मास्टर आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है. जैसे आप सेमेस्टर में शुरू हो जाते हैं ना, वैसे ही शुरू हैं, बट देयर इज अ स्ट्रक्चर टू such questions in which you cannot miss out the legal provisions and how legal provisions are interacting with the facts of the case.
एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू गिव अ कंक्लूजन और योर रीजंस फॉर द डिसीजन. ठीक है. राजेश क्या कह रहा है कोर्ट को कि जी मेरा कॉम्प्रोमाइज रीच हो गया है. जब सूट ही नहीं रहेगा तो अपील किस बात की, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो, है ना जी. और विशाल क्या कह रहा है कि कैसे नहीं सूट रहेगा. भाई जिस सूट से तू जीता था उससे तेरे पास टाइटल आया था, तेरे पास टाइटल आया था तो मेरे पास प्रॉपर्टी आई थी. तू कह रहा है आज वो सूट ही कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो मैं कहाँ जाऊँ. तो विशाल जी कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं. और दूसरी बात विशाल जी और दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि ये है कौन. अब तो मैं हूं ना इनके शूज में, अब तो मैं हूं इनके शूज में. हाउ इज ही फाइलिंग एन एप्लीकेशन टू क्या बोलते हैं विड्रॉ द सूट. यही समझा कर आना है बस आपको. अच्छा मान लो बिल्कुल ही सिचुएशन में कंफ्यूज हो गए, क्वेश्चन पढ़ के कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन इतना समझ में आया है, लिख दे. सर इसमें जैसे लिखा हुआ था कि विशाल वाज इम्प्लीटेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी हम्म एंड इसमें 2210 में लिखा है बाय लीव ऑफ कोर्ट इफ दैट पर्सन इज इम्प्लीटेड, जिसको आप वो कहते तो आप उस पॉइंट को एनुंशिएट कर सकते हैं. वेदर द लीव ऑफ कोर्ट वाज नॉट गिवन और गिवन इज नॉट क्लियर इन द फैक्ट्स. हैं साइलेंट इन द क्वेश्चन. हाँ तो लिखो इज नॉट. अच्छा ये इसको इसको इस लैंग्वेज में लिखो कि इज नॉट गिवन इन द फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन और द सिचुएशन दैट हैज बीन गिवन टू अस. लिखो, पॉइंट आउट करो. हाँ सर जैसे मैंने इसमें करके उसमें आप अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चन ही बोल रहा हूं दैट क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन दिस, सो वी अज्यूम दैट दैट हैज बीन द केस दैट यू. No, you do not assume anything. You write it, and then you make a अगर two case scenarios कि अगर with the leave, without the leave, that is a better answer. That is a better answer. ठीक है. You do not assume it. You do not assume it. हाँ आप उसके अंदर ये भी लिख सकते हो. In the situation, since the provision, the relevant legal provision states with the leave of the court, and the question, the facts given to us are silent. In both the scenarios क्या होगा लिख दो, एक एक लाइन में समराइज करा दो. ठीक है. अच्छा टू डिसाइड द एप्लीकेशन वी मस्ट कंसिडर. यही मेरे को बोला एप्लीकेशन डिसाइड करने को, अब मैं बोल रहा हूं टू डिसाइड द एप्लीकेशन वी मस्ट कंसिडर द राइट्स ऑफ अ प्लेंटिव टू विड्रॉ और कॉम्प्रोमाइज अ सूट अंडर ऑर्डर 23 रूल 1 सीपीसी. यही है. सबसे पहले मैं यही डिसाइड करूं. अच्छा The effect of transfer pendent light. Pendent light भी समझाना पड़ेगा. TPA वाली जो प्रोविजन है, right? What does that mean? If you do anything when the litigation is continuing, और याद रखिएगा appeal is a continuation of the suit, you are also subject to the same outcome. विशाल जी इसको अपोज कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि बाय चांस अपील में मीना जी के फेवर में चली गई डिक्री. विशाल जी तो कहेंगे मैं फंस गया मैं, है कि नहीं. इसीलिए विशाल जी कह रहे हैं ये कौन है राजेश कौन अब, राइट. तो वो आपसे सिर्फ ये इसके अंदर जैसे सोहम जी ने पहले ही पॉइंट उठाया था ये कॉम्प्रोमाइज हो रहा था ऐसे कैसे, और बस वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह. रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होने वाला. ये एकेडमिक क्वेश्चन है जस्ट टू टेस्ट कि आपको कुछ पल्ले पड़ा है, कि आपको कुछ पल्ले पड़ा है, कि मतलब जो आप पढ़कर आए हैं कि वेदर यू आर एबल टू नेविगेट थ्रू द प्रोविजन ऑफ द सीपीसी. दैट इज द ओनली टेस्ट इन दिस. ठीक है. चले. Vishal's right as a transferee under 22 rule 10. ठीक है. डन है. मैंने भी इसको ऐसे ही लिखा है एज इफ द क्वेश्चन वर गिवन टू मी ब्लैंक विद द बेयर एक्ट.
So therefore this is one template of how I would write this question. You are free to differ, you are free to expand, you are free to write it in your own language as long as the core concept is clear. ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी alternative language, the relevant legal provisions are, the relevant legal provisions to be considered are, कुछ भी, they are all correct, all of them are correct. So do not worry about those कि you know whether I am getting those correct. Worry about whether I am getting the concept correct or incorrect. ठीक है, चलें आगे, हाँ यहाँ तक आए, ओके. रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस, मैंने तो सीधा ये करा है ऑर्डर 23, मतलब यहाँ पे, अच्छा अब देखो यहाँ पे 13 करा है देखो, और उसको नीचे अंडरलाइन भी करके दिया है. अब मैंने क्या बर्बादी करी, क्योंकि मैंने लिखने के बाद देखा कि ओहो एग्जाम एंग्जाइटी में गलती हो सकती है. अच्छा, ये मैंने अंडरलाइन इसलिए करा और जानबूझ के इरेज आउट नहीं करा है. रोमन न्यूमेरल्स अवॉइड, नंबर्स मरेंगे यहाँ पर, घबराहट में लिखते टाइम नहीं याद रहता. अच्छा, आंसर शीट सबमिट हो गई, उसके बाद रात को 12 बजे याद आ रहा था कि एमिनल हो गया, एनिमल की जगह, है ना. अच्छा जी, ऑर्डर 23 रूल 1 इनेबल्स द प्लेंटिफ या प्रोवाइड्स. अच्छा अब देखो, मैंने जानबूझ के मैंने कुछ नहीं करेक्शन करी है, यहाँ पे वैसे प्रोवाइड्स होना चाहिए था. मेरे दिमाग में आया होगा इनेबल्स द प्लेंटिफ टू विड्रॉ हिज सूट, दैट इज द करेक्ट लैंग्वेज. ऐसी गलती होनी ही है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है. करिएगा मत, और ये गलतियां मिनिमाइज करनी है लिख लिख के. ठीक है जी. प्रोवाइड्स द प्लेंटिफ हैज द राइट टू विड्रॉ हिज सूट एट एनी स्टेज, यही है राइट. Order 23 Rule 3 enables the plaintiff to enter into a compromise with the defendant. यही है, ठीक है. एक लाइन, I am not going to get down into the word. अगर आप वो सॉल्व पेपर्स देखेंगे तो उसने पूरी प्रोविजन दोबारा उठा के पटकी हुई है. टाइम हो तभी करना, नहीं तो नहीं. ऐसे करके आई एम जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग टू एग्जामिनर कि भाई आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है. अच्छा, और अपने आंसर्स को, जो सॉल्व पेपर्स की जो किताबें हैं वो लिखी गई हैं आइसोलेशन में, आराम से, मज़े में. उनके साथ कभी भी, मतलब इन द सेंस कंपेयर करके दुखी नहीं होंगे इन द सेंस कि आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा उन आंसर से. बट ये मत दुखी होना कि यार मैं ऐसा नहीं लिख पा रहा, क्योंकि वो आराम से, एंड दे बीन रिटन बाय पीपल हु आर ऑलरेडी इन सर्विस. उनको सालों साल हो गए ये काम करते हुए. So they are obviously, they're not being written by what, a 23, 24-year-old such as you. तो टाइम लगता है उस तक, वहाँ तक पहुँचने में. प्लस दे हैव कंप्यूटर्स ओपन, दे हैव सॉफ्टवेयर्स ओपन. आपको तो लिखना है ना, तो आप अलग तरीके से लिखेंगे. ठीक है, ओके. उसके बाद मैं गया हूँ ऑर्डर 22 रूल 10 पे, अलाउज फॉर द सब्सटीट्यूशन ऑफ पार्टीज. अभी ज़रा यहाँ पे लिख लो, फिर मैं नीचे ले आता हूँ आपको. Order 22 Rule 10 allows for the substitution of parties in case of transfer of interest during the pendency of the suit or appeal. मैंने देखिए लीगल प्रोविजन इतनी लिखी है यहाँ तक, और उसके बाद मैं अपने केस के अंदर कूद गया हूँ. अब when Rajesh transferred the property to Vishal after the decree but before the conclusion of the appeal, Vishal was impleaded as a respondent in the appeal as a transferee pendente lite. मैं कुछ नहीं गया हूँ अभी तक कि what is pendente lite. अभी मैं समझाऊंगा इसको थोड़ा सा pendente lite भी, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन में और कुछ लिखने को है ही नहीं. क्योंकि मैं तो ये डिसअलाउ करने जा रहा हूँ, मैंने दिमाग में सोच रखा ऑलरेडी कि ये कौन आ गया, राइट. लेकिन उससे पहले मुझे इसको राम कहानी समझानी है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ. तो रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस हो गए. अच्छा, इसके अंदर कोई क्लासिक केस लॉ याद हो तभी डालिएगा, नहीं तो डू नॉट टच दोज वाटर्स. वी आर गुड इन DJS, वी आर नॉट गुड इन पंजाब में हर आंसर में 4 जजमेंट लिखनी है. DJS doesn't require that. पंजाब साइड पे मतलब आप आंसर वो खुद ही लिखा होता है कि बिना 3-4 केस लॉ के बात मत करिए मेरे से. वहाँ पे पर टॉपिक आपको पहले से वैसी वाली तैयारी करनी है. यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल इस पे मेरे को तो भाई कोई केस लॉ मैं तो नहीं जानता, किसी किताब में कहीं पे दे रखा, नाइदर डिड आई एनकाउंटर इट. सो देयरफॉर दिस इज अ प्योर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन. सो डू नॉट वरी अबाउट
citation and classic case laws and apex court said that, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है. When Rajesh transferred the property to Vishal after the decree, but before the conclusion of the appeal, Vishal was impleaded as a respondent in the appeal as a transferee pendent in light. दिव्या जी आज पहली बार सिर्फ 12 पेज हैं. क्या होगा? नहीं, मैं कुछ नहीं कराऊंगा आज. मैं सिर्फ 2 आंसर लिखवा रहा हूँ आज टू गिव यू अ डेमो एज टू व्हाट इज वेटिंग फॉर यू. और मैं भी घर जा रहा हूँ, तुम भी घर जाओ शौक में हैं. हाँ, कल की लंबी क्लास के बाद मैंने कहा चलो आज लेक्चर नहीं, आज यही काम करेंगे. सीपीसी हो चुकी है बाय द वे, ये सिलेबस वाइज. हाँ, पेंडेंट लाइट. सीपीसी में जो भी हमने करना है दैट इज टू कवर अप कि कुछ छूट ना जाए. बाकी जितने टॉपिक ये वाले जितने हो चुके हैं सिलेबस वाइज यू आर थ्रू टू टैकल अ क्वेश्चन. अब मुसीबत, जब क्वेश्चन देखेंगे तो लगेगा कि कुछ पढ़ा ही नहीं है. तो इतने टाइम से हम पॉपकॉर्न तो खा नहीं रहे थे, वो इसीलिए लगेगा और वो सदा ही लगते रहेगा जब तक क्वेश्चन की आदत नहीं हो जाएगी. और अब मेरा ये काम है कि मैं आपको क्वेश्चंस की आदत डला दूँ साथ साथ. यूजुअली अकेडमीज़ में क्या होता है, वहाँ पे ये कहते हैं प्री क्लियर करके आओ, उसके बाद ये वाली क्लास करेंगे, मेंस की बाद में करेंगे. अभी सिर्फ सिलेबस दौड़ाते रहो ताकि आप बोलें जाके बाहर लोगों को कि हमारे यहाँ तो इतना हो गया, हमारे वहाँ उतना हो गया. मेरी अप्रोच दूसरी है, मैं ये काम साथ के साथ करा रहा हूँ. देखिए सिलेबस ख़त्म हो गया, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप फिर से यहाँ पे बैठे हैं, फिर लेक्चर लें, बाय चांस मैं कहता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला, ईश्वर करे निकल जाए, बाय चांस नहीं निकलता तो दोबारा कुछ यू आर ऑलरेडी इन अ पोजिशन टू टैकल. अगर आपकी ऑलरेडी इतनी तैयारी है दैट यू आर, क्योंकि ये पेपर दे आर बाय डिज़ाइन डिफरेंट. ये नॉर्मल एंट्रेंस नहीं है, ये टेक्निकली स्पीकिंग टेक्निकल क्वालिफिकेशन का पेपर है, जस्ट लाइक अ सीए का पेपर. एप्लीकेशन बेस्ड पेपर्स हैं एंड दे आर रिमार्केबली डिफरेंट इन देयर कॉन्डक्ट एंड इन द मैनर इन विच यू हैव टू अप्रोच देम. अब पता चले जी प्री नहीं निकल रहा 2 बार से और आपने ये काम करा ही नहीं, बाय चांस तीसरी बार में हो गया, तो फिर क्या करेंगे कि आप दोबारा तो नहीं क्लास करने आ रहे ना उस टाइम पे, तब तक तो मोमेंटम भी टूट चुका. इसीलिए आपको ये पहले से ही पता होना चाहिए द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन. ठीक है, चलते हैं जी आगे. द प्रिंसिपल ऑफ लिस पेंडेंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग पेंडिंग लिटिगेशन अप्लाइज हियर. अंडर 52 ऑफ द टीपीए 1882 एनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट डज नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ अदर पार्टीज इन द लिटिगेशन विदाउट देयर कंसेंट. मैंने टीपीए उठा दी है, मैं टीपीए लेकर आया हूँ. This means that Vishal as a transferee pendant light steps into the shoes of Rajesh and is bound by the suit's outcome. और इस चीज़ को मैं अंडरलाइन कर दूंगा. ठीक है, इस चीज़ को मैं अंडरलाइन कर दूंगा. तो मैं इस क्वेश्चन को कहाँ खींच के लेके जा रहा हूँ, मैं विशाल की साइड पे हूँ, मैं विशाल की साइड पे हूँ. सो आई एम टेलिंग कि व्हाट लीगल प्रोविजंस आर इन माय डिसीजंस फेवर. ठीक है, लिखो. अच्छा, अब इसको आप अगर टाइम नहीं है, टाइम ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, छोड़ देना. सिर्फ सेक्शन 52 टीपीए मेंशन कर देना दैट द डॉक्ट्रिन या द कॉन्सेप्ट ऑफ पेंडेंट लाइट इज गिवन इन सेक्शन 52 ऑफ टीपीए एंड राइट समथिंग टू दिस इफेक्ट. एक लाइन, ये लाइन क्रूशल है, ये वाली, क्योंकि इसने ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में खुद बोला था और उसने क्वेश्चन में ये तुर्रा छोड़ ही इसलिए रखा है कि कोई तो पकड़े, कि कोई तो पकड़े. और आप रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस में ऑल्टरनेटिवली 52 टीपीए पेंडेंट लाइट और 1 लाइन या 2 लाइन में मैक्स समझा भी सकते हैं व्हाट डज इट मीन. नो नीड टू गेट इनटू एनी फैंसी स्टफ. हाँ, अगर टीपीए के नोट से मुझे क्लासिक केस लॉ इसका इंग्लिश वाला कोई अगर याद रह गया पेंडेंट लाइट का कि मैं रट के बैठा हुआ हूँ, लिख देना दिस वॉज एनंसिएटेड इन दैट क्लासिक वाला केस लॉ. दैट इज हाउ यू राइट एन आंसर. बट
टाइम नहीं है एंड मार्क शॉर्ट है, तो डू नॉट गेट इनटू टू डीप वाटर्स। पता चले वहाँ टीपीए पड़ी थी, सीपीसी के बाद खोली टीपीए, ओनली डू दैट इन अ 20-30 मार्कर वेयर इट इज वर्थ इट टू डू एनी सच स्टफ। फॉर शॉर्टर क्वेश्चंस नो नो, एब्सोल्युटली नो नो। दिव्या कीर्ति जी को जाके बोलना चाहिए, वो कह रहे हैं भाई साहब आप कह रहे थे वो 1 साल बस पढ़ लो जज तो बन ही जाते हैं। भाई साहब क्या बोल रहे हो आप, यूपीएससी इज वे टफर होगा। ये दिमाग के नट बोल्ट खोल दे। The principle of list pendants applies here under 52 of TPA 1882। अच्छा, शॉर्ट कर सकते हैं, TPA 1882 भी चलता है, लेकिन पहले इंस्टेंस में TPA ना लिख देना, फिर वो खराब है। TPA 1882 लिख दोगे तो चल जाएगा काम। शॉर्ट कर सकते हैं टू सेव ऑन टाइम। टाइम ठीक है तो पूरी बैराट का नाम लिख देंगे एक ही बार, हर बार नहीं कि हर बार कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ऐसे नहीं, तो टाइम सारा तो इसी में निकल जाएगा। पहले करके सीपीसी, अगली बार के लिए सीपीसी रेफर कर देंगे। यहाँ तक लिख लेना आउटकम तक, क्योंकि नीचे वो क्या बोलते हैं रेपिटेशन में। मेरे अगले आंसर में भी जो मेरे से जो गलतियां हुई है मैंने जानबूझ के शीट पे रिप्रोड्यूस करी है, आपको दिखाने के लिए कि ऐसा नहीं है कि हम कोई देवता टाइप नीचे उतरे हुए हैं। नॉर्मल जैसा आप आंसर लिखेंगे वैसे ही हम भी लिखेंगे। आउटकम तक आ गए, और आउटकम ये वाली लाइन को अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब बोलते बोलते मुझे तो लग रहा है कि मैं तो यहाँ पैरा ब्रेक डाल के इसको अलग भी कर दूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ना, ताकि कहीं छुप ना जाए, नीचे ही लिख दूँ, एक लाइन तोड़ के उसको नीचे कर देता हूँ। अगर हमें ये समझ में आ गया कि ये पेपर क्या है और हमें एग्जैक्टली क्या करना है, तो मुझे लगता है कि कोचिंग सफल हुई। लोग रिज़ल्ट से कोचिंग को नापते हैं, आई बिलीव रिज़ल्ट बहुत ही अलग चीज़ है। अगर आपको ठीक लग रहा है, अगर आप पेपर को टैकल कर पा रहे हैं, आई बिलीव मैंने अपना काम कर दिया। रिज़ल्ट तो ऊपर से ही प्रोड्यूस होता है और थोड़े थोड़े टाइम बाद आपको समझ में आ जाएगी कि भाई साहब ये कुछ और ही गेम है, लेकिन आप मेहनत पूरी डालेंगे। और मेरा काम यही है कि मैं आपको सिलेबस प्लस ये प्रिपरेशन करा दूँ सो दैट यू आर एबल टू अटेम्प्ट इट लाइक द एग्ज़ाम इज़। क्योंकि मैंने जो बाकी तो नहीं, खैर किसी की क्या बुराई करें, बट काफ़ी जो फीडबैक लेके ये करा था कि काफ़ी लोगों को समझ ही नहीं आता कि आंसर राइटिंग में करें तो करें क्या। कोचिंग तो चली जाती है, सिलेबस भी पूरे हो जाते हैं, तो जहाँ जहाँ मुझे जो लैकुना जो मुझे फीडबैक आप ही लोगों से मिला, मैं वहाँ फोकस करने पे तुला हुआ हूँ कि ये काम यहाँ से हो जाए, कि किसी और स्टूडेंट के पास जहाँ पे गाइडेंस नहीं है, लेकिन अगर वो यहाँ है तो एटलीस्ट उसको ये तो बता दें कि क्या करना है। चलें आगे, यहाँ तक आगे आउटकम तक, ठीक है जी, ओके। चलो जी, डिसीजन। अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ भैया क्वेश्चन से आउट। मैं लिख सकता था बाय द वे और बहुत कुछ इसके अंदर, मैं नहीं, कुछ ही नहीं हुआ, टाइम नहीं है भैया। Since Rajesh sold the property to Vishal, Vishal has acquired a legitimate interest ensuring that the decree in favor of Rajesh remains intact. Allowing Rajesh to withdraw or compromise the suit now would defeat Vishal's right as the transferee who relied on the outcome of the decree at the time of the purchase. Relevant legal provision आ गए, मेरे पास कोई क्लासिक केस लॉ नहीं है, मैं अपनी लॉजिक से जो मुझे समझ में आया ये लिख दिया है। नंबर मिलेंगे, मिलने ही हैं।
इसका जो आंसर, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपकी सॉल्व्ड किताबों में, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। बहुत ही बेकार आंसर दिया हुआ है, मतलब कहीं कुछ ना कोई क्लोजिंग करी है ना कुछ करा है, कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। अच्छा, एंड आई ऑलवेज रेफर टू द सॉल्व पेपर आफ्टर राइटिंग माई ओन आंसर, कि अब देखूं भाई ने क्या करा है। अच्छा, और अगर मुझे उसमें से कोई एक एस्पेक्ट पसंद आ गया, आई एम टीचिंग यू द वे दैट आई वुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन टू अपीयर, फिर मुझे उसमें से कुछ और मतलब बढ़िया चीज लग गई है, मैं वो उठा लूंगा, बस सिर्फ वो एस्पेक्ट। बट आई विल नेवर बी लेट डाउन नाउ एट द एज ऑफ 38। ये एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है। आई डिडंट हैव दिस इंटेलेक्ट व्हेन आई वाज योर एज, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। यही तजुर्बा मैं दे सकता हूं कि डीमोटिवेट नहीं होना है उसको देख के कि अरे ये तो बहुत शानदार, वो 24 का नहीं है भाई। जब उसने आंसर लिखे हैं वो मस्ट बी 50+, जो भी आंसर लिख रहा है ऑथर, तो आपको वो फैक्टर दिमाग में रखना है और डाइल्यूट करना है। और जो भी आपको, जो भी एक्चुअल सर्विस में, मान लो कई लोग होते हैं जो सेल्फ प्रेप या कहीं से भी चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको बताएंगे यार इतना फैंसी कैलकुलेशन तो कभी करनी ही नहीं थी। फिर इसीलिए कोचिंग वालों को गाली पड़ती है कि ओवर हाइप करते रहते हैं चीज़ों को, क्योंकि सामान्य ही सामान्य जैसे सेमेस्टर में आंसर लिख रहे हैं, बट अच्छा आंसर लिखना है क्लैरिटी के साथ। Therefore, the application to dismiss the suit as not pressed should be denied and the suit should proceed to protect the rights of Vishal as a bona fide transferee। खत्म। इसके ऊपर अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो आप अपने दूसरे क्वेश्चन पे, अच्छा ये था वो क्वेश्चन जो मेरे एक्सपीरियंस में, जिसमें मैं ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकता, इनफैक्ट मैं ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पा रहा। और इनफैक्ट जैसे सोहम जी को सबसे पहले जो कन्फ्यूजन हुई थी, वही मेरे दिमाग में उठा था कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है इसने, मतलब वहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ करा रहा है, वहाँ से अपील में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी जो समझ में आए लिखेंगे। तभी वो कह रहा है कि भाई इवन इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर राइट इट, मैं एनालिटिकल स्किल्स के बेसिस पे नंबर दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ दिस वाज अ स्लाइडली, आई वुड से, अ क्वेश्चन इन विच you cannot give a remarkable judgment on this, कि इससे ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं। अब अगले क्वेश्चन इज अ वेरी क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन ऑन अ वेरी क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ये काम ठीक था। और वो वाला कॉन्सेप्ट पे आई थिंक आप एक ऑलरेडी लिख चुके हैं आंसर, तो वो देखते ही हैं जी, ऑर्डर 9 पता नहीं, देखते हैं अभी क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अच्छा, अभी अगर ऑर्डर 9 पे ही आए, जो कि आ ही रहा है, फिक्स्ड है ना, टॉपिक फिक्स हो गया ना। अलग अलग सालों में, साले गाली वाला साले नहीं, अलग अलग सालों में, ईयर्स में ऑर्डर 9 उस सेम टॉपिक पे सिचुएशन घूमे जा रही। इसका मतलब फिक्स करना कि ये आएगा तो मैं इसको इस तरीके से टैकल आउट कर लूँगा, ठीक है। अब ये वाली प्रोविजन फिक्स हो गई हमारे दिमाग में, 22 रूल 10, ऑर्डर 23, रूल 1 एंड 3, राइट, फिक्स हो जानी चाहिए। बाकी सीपीसी आती हो ना आती हो, मतलब आनी चाहिए भाई, इतना टाइम इन्वेस्ट करें, बाकी आती हो ना आती हो, ये ज़्यादा आनी चाहिए, राइट। ऐसे ही लिमिटेशन में कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो ज़्यादा आने चाहिए, सीआरपीसी में भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हैं जो ज़्यादा आने चाहिए। ठीक है जी, डन है। ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें कोई क्लियर कट मज़ा नहीं आएगा, जैसे आंसर लिख भी लिया है लेकिन कुछ क्लियर कट, कुछ वाइब नहीं बनी, कोई बात नहीं, ऐसे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे पेपर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। एनालिटिकल स्किल्स का टेस्ट है ज़्यादा, आई वुड से रादर लॉ से भी ज़्यादा एनालिटिकल स्किल्स का टेस्ट है, दैट वर यू एबल टू अटेम्प्ट दिस। And I could have expanded this question and made it into a 20-30 marker and made it obligatory for you to attempt this. एग्जामिनर ये ड्रामा करता है, इस साल नहीं हुआ, इस साल इसने ये ड्रामा करने के बजाय ट्रू फॉल्स में ले गया पहली बार। आपके पेपर में क्या होता है क्या नहीं होता है, वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस, ठीक है। चले जी आ गए सारा। अब वही सेम चीज़, क्वेश्चन लिखेंगे, 12 मिनट टाइमर, शीट पे पहले आंसर लिखेंगे, देन वी कम बैक टू आवर आंसर। Question